हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का रिवीजन। इस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56। इसमें दे रखा है वो इनकम जो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। फर्स्ट कॉलम डिविडेंड, चाहे एक्चुअल डिविडेंड है चाहे डीम डिविडेंड है, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। और वो शेयर्स जिन पे डिविडेंड मिला है वो चाहे एसएससी के लिए कैपिटल एसेट है चाहे स्टॉक इन ट्रेड है, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। फिर कैजुअल इनकम, लॉटरी, गेम शो वगैरह की इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। फिर गिफ्ट हम पढ़ेंगे, गिफ्ट की इनकम भी अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन, हमने पढ़ा था कंपनसेशन के लिए कैपिटल गेन हेड में कंपनसेशन के अमाउंट को सेल कंसीडरेशन माना जाता है। ठीक है, कंपनसेशन तो कैपिटल गेन हेड में सेल कंसीडरेशन माना जाता है, लेकिन अगर कंपनसेशन देरी से मिला, लेट मिला, तो उस पर गवर्नमेंट एसएससी को लेट पेमेंट करने पर इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगा। फिर बात करते हैं कि एसएससी ने किसी कैपिटल एसेट के कनेक्शन में एडवांस मनी या अदर मनी फोरफिट की थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, तो वो कैपिटल एसेट के कनेक्शन में एडवांस फोरफिचर था, वो भी अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं वो इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल होंगी, अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल तभी होंगी जब पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई। तो वो कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखिए, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। फिर अगर एसएससी प्लांट मशीनरी फर्नीचर किराए पर देता है और उसको हायर इनकम रिसीव होती है, रेंटल इनकम रिसीव होती है, और ये सब अगर उसका बिजनेस नहीं है, किराए पर देना उसका बिजनेस नहीं है, तो ये हायर इनकम अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगी। फिर हम बात करते हैं कंपोजिट रेंट की। कंपोजिट रेंट क्या होता है? कई बार एसएससी क्या करता है, बिल्डिंग भी लेट आउट करता है और बिल्डिंग के साथ साथ प्लांट मशीनरी फर्नीचर भी लेट आउट करता है। और बिल्डिंग की लेटिंग और प्लांट मशीनरी फर्नीचर की लेटिंग इनसेपरेबल है, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग की लेटिंग और प्लांट मशीनरी फर्नीचर की लेटिंग इनसेपरेबल है। तो फिर वो जो एसएससी को उस केस में कंपोजिट रेंट मिलता है, हायर इनकम मिलती है, वो भी आपको अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। अब बात करते हैं ऐसी इनकम जो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हुई तो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसी कौन सी इनकम? हमने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्स ट्रीटमेंट समझा था, पीजीबीपी हेड में भी समझा था, और हमने सैलरी हेड में भी इसकी बात की थी। देखिए, अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड अगर एसएससी को रिसीव होती है, एसएससी एम्प्लॉई है, तो वो उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन इस मैच्योरिटी प्रोसीड का कुछ पार्ट एम्प्लॉयर को भी मिलता है, वो एम्प्लॉयर को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर जिस एम्प्लॉई के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है उसकी डेथ हो गई और वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड उसके लीगल हेयर को मिली, तो लीगल हेयर के हैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं वो इनकम जो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। देखिए, कोई भी इनकम आपके अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल तभी होगी जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। वो इनकम रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए और वो इनकम एग्जम्प्टेड इनकम तो नहीं होनी चाहिए, और वो इनकम पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई। तो ये अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो तो कोई भी इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे आपको प्लॉट का रेंट मिला, प्लॉट का रेंट हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल नहीं हो पाता है, इसलिए आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्ट में टैक्सेबल होगा। फिर बात करते हैं सबलेटिंग की इनकम, वो भी हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल नहीं हो पाती है, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्ट में टैक्सेबल होगी। फिर बात करते हैं बैंक डिपॉजिट, जैसे सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला या एफडी करवाई किसी ने, उस एफडी डिपॉजिट पर वो इंटरेस्ट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होता है। फिर अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज से इनकम हुई, एसएससी अपने इनकम का सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, पकड़ा गया कि एसएससी के पास ये इनकम मिली, अब एसएससी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये इनकम कौन सी है, तो उस केस में उस इनकम को भी अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल किया जाएगा। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम, वैसे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सिर्फ इन इंडिया वाली एग्जेम्प्ट है, आउटसाइड इंडिया वाली अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगी। फिर जो टीचर्स को कॉपीज चेक करने की या एग्जामिनर से फीस मिलती है अपने नॉन एम्प्लॉयर से, नॉन एम्प्लॉयर है पेयर, नॉन एम्प्लॉयर है, उससे रिसीव होती है, तो वो उन टीचर्स को भी अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होती है।
अब बात करते हैं वेटर को टिप रिसीव हुई, वो उनको अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगी, और कंपनी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला तो जो रेसिपिएंट है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट में वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी। फिर इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट आपको अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगा, और डायरेक्टर को जो सिटिंग फीस मिलती है वो डायरेक्टर्स के हेड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होती है। अब बात करते हैं, हमने कहा था डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज सेट, ठीक है। हमने पढ़ा एक्चुअल डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड। तो डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 22 में दे रखा है। इसमें क्या होता है, सब क्लॉजेस चलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर सब क्लॉजेस दे रखे हैं। तो सब क्लॉज ए बी सी डी और ई और एफ तक दे रखे हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर कंपनी ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन करती है शेयर होल्डर्स को, जो करने से कंपनी की एसेट्स रिलीज होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी अपनी एसेट्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उस एसेट की ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्केट वैल्यू है उस रेसिपिएंट शेयर होल्डर के हिस्से में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और उसको अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगा। फिर लेकिन अगर किसी कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए अपने शेयर होल्डर्स को, तो बोनस शेयर्स इशू करने से तो कंपनी की कोई एसेट्स रिलीज नहीं होती है, ठीक है। तो बोनस शेयर्स इशू करना इस क्लॉज में फॉल नहीं करेगा, मतलब बोनस शेयर्स उस रेसिपिएंट शेयर होल्डर को टैक्सेबल नहीं होंगे जिसको अलॉट हुए, ठीक है। अब क्योंकि ये बोनस शेयर्स इशू करने से कंपनी की कोई एसेट्स रिलीज ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर कंपनी ने बोनस प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे ऑलरेडी और आज अगर कंपनी उसका रिडम्पशन करती है, तो रिडम्पशन करेंगे ऐसे बोनस प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन जब होगा तब उस पर कंपनी की एसेट कैश रिलीज होगा। तो यस, वो रिडम्पशन करना, बोनस प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है, और रेसिपिएंट शेयर होल्डर को टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में। फिर बात करते हैं, अगर बोनस डिबेंचर्स इशू किए गए, बोनस डिबेंचर्स इशू किए गए किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। बोनस डिबेंचर्स इशू हुए एनी शेयर होल्डर को, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर है चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, या फिर बोनस शेयर्स इशू हुए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो इशू करना भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और उस रेसिपिएंट शेयर होल्डर के हिस्से में डीम्ड डिविडेंड के रूप में टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। अब बात करते हैं, फिर उसकी कॉस्ट क्या होगी शेयर होल्डर के हिस्से में, उसकी कॉस्ट निल होगी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला अगर बोनस शेयर इशू किए गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, अगर बोनस शेयर्स इशू हुए इक्विटी शेयर होल्डर को तो उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कंपनी अगर अपने लिक्विडेशन के टाइम पर शेयर होल्डर को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करे तो वो रेसिपिएंट शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज सी में, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल का रिडक्शन कर रही है, एट दैट टाइम वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे कुछ भी, तो वो रेसिपिएंट शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। और उस दिन उसकी, अब एक कॉमन पॉइंट समझते हैं क्लॉज सी और डी के लिए, क्या उस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर होल्डर को एसेट मिली उसकी मार्केट वैल्यू डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी शेयर होल्डर के लिए। अब बात करते हैं 222 की, इसमें क्या दे रखा है, ये 222 क्लोजली हेल्ड कंपनी पर एप्लीकेबल है। अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, लोन और एडवांस देती है, सबसे पहले समझ लेते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी होती क्या है। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी ने लोन और एडवांस दिया किसको, लोन और एडवांस दिया अपने 10% वोटिंग पावर रखने वाले शेयर होल्डर को। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अपने 10%, कम से कम 10% वोटिंग पावर रखने वाले शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दिया, तो वो लोन और एडवांस उस शेयर होल्डर के हेड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। और उसमें ये शेयर, अगर लोन और एडवांस किसी कंसर्न, ऐसे कंसर्न को दिया गया है जिसमें ये 10% वाला शेयर होल्डर
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। तो ध्यान से सुनिए, लोन और एडवांस किसको दिया जा रहा है? लोन और एडवांस दिया देने वाला कौन है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने 10% वोटिंग पावर रखने वाले शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दे रही है, तो उस शेयर होल्डर के हैंड्स में इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। एक पॉइंट कंप्लीट हुआ अपना। अब दूसरा पॉइंट, क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी ऐसे कंसर्न को लोन और एडवांस दे रही है जिसमें वो 10% वोटिंग पावर रखने वाला शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 20% इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। और वो कब चेक करते हैं? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। वो चेक कब करते हैं? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो वो लोन और एडवांस अगर शेयर होल्डर को दिया गया है तो शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, और अगर उस कंसर्न को दिया गया है जिसमें वो शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है तो उस कंसर्न के हेड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, या कोई भी पेमेंट एक क्लोजली हेल्ड कंपनी करे अपने शेयर होल्डर के इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, तो वो पेमेंट उस रेसिपिएंट शेयर होल्डर के हेड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कंपनी का मनी लेंडिंग का ही बिजनेस है, मनी लेंडिंग का ही बिजनेस है और लोन और एडवांस दिया गया इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, मतलब जो दूसरों से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं मनी लेंडिंग का, इस शेयर होल्डर को भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया गया है, तो हम कहेंगे कंपनी का मनी लेंडिंग बिजनेस है और कंपनी ने ये लोन और एडवांस दिया है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, तो इसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन, इसे डीम्ड डिविडेंड इस केस में नहीं माना जाएगा। फिर बात करते हैं, अगर कंसर्न को दिया गया लोन एडवांस तो उस कंसर्न के हेड्स में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, उस शेयर होल्डर के हेड्स में डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, 222F 222F हम ऑलरेडी कैपिटल गेन हेड के टाइम पर ही समझ चुके थे, जब वहां पर हमने बायबैक पर कैपिटल गेन समझा था। याद है आपको? वहां पर हमने समझा था सेक्शन 46A समझा था। वहीं पर ही मैंने आपको बता दिया था कि जो बायबैक पर पैसा मिलता है शेयर होल्डर को, कंपनी अपने ओन शेयर्स का बायबैक कर रही है तो अपने उस शेयर होल्डर को बायबैक पर कंसीडरेशन का पेमेंट करेगी, वो कंसीडरेशन शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। पूरा का पूरा कंसीडरेशन शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अच्छा, उन शेयर्स को खरीदने में कॉस्ट लगी, हमने कैपिटल गेन हेड में समझा था कि कैपिटल गेन हेड में बायबैक जो कंसीडरेशन, बायबैक पर जो कंसीडरेशन रिसीव हुआ, कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हम उसको निल मानेंगे और कॉस्ट लेस कर देंगे उन शेयर्स की, तो कैपिटल गेन हेड में तो लॉस ही आएगा। बायबैक पर कैपिटल गेन हेड में तो लॉस ही आएगा, क्योंकि वहां पर हमने सेल कंसीडरेशन यानी बायबैक का कंसीडरेशन निल माना था। ठीक है, तो बायबैक का कंसीडरेशन उधर कैपिटल गेन हेड में निल और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो जाएगी, तो उधर कैपिटल गेन हेड में तो लॉस ही आएगा। वो बात हमने उधर कैपिटल गेन हेड में सेक्शन 46A में कर ली थी। ठीक है, अब बायबैक का जो कंसीडरेशन मिला वो पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा। चलिए अब बात करते हैं, तो ये हमने बोला बायबैक पर जो कंसीडरेशन रिसीव हुआ, कंपनी ने अपने ओन शेयर्स खरीद लिए शेयर होल्डर से, बायबैक कर लिया, तो बायबैक का कंसीडरेशन शेयर होल्डर के हेड्स में पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड के रूप में अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं, जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़े 222A B C D E तक, ठीक है, उसमें डीम्ड डिविडेंड उतना ही माना जाएगा जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जैसे कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया 34 लाख का, लेकिन अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 30 लाख ही है तो डीम्ड डिविडेंड 30 लाख ही माना जाएगा, क्योंकि डीम्ड डिविडेंड उतना ही माना जाता है जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। लेकिन ये बात 222F वाले डीम्ड डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक ही माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड। ये बात बायबैक वाले कंसीडरेशन जो टैक्सेबल हो रहा है 222F में, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मीनिंग है अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल प्रॉफिट है वो नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, मतलब आपके P&L अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट का तो माइनस में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे कंपनी के पास जितने भी जनरल रिजर्व है, अदर फ्री रिजर्व्स है, जो कंपनी ने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से क्रिएट किए थे, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, समझे?
अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या शामिल होगा, उसके अंदर क्या क्या लिया जाएगा। तो जो एडिशंस किए थे एसेसिंग ऑफिसर ने, एसएससी ने जो इनकम कंपनी ने जो छुपाई थी कंसील्ड इनकम, और उसके बेस पर एसेसिंग ऑफिसर ने उस कंसील्ड इनकम को एसएससी की इनकम में जोड़ दिया था, वो एडिशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। और एग्जम्प्टेड इनकम भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट बनेगी। और जो प्रॉफिट पास्ट में कैपिटलाइज कर दिया गया, मतलब पास्ट में कंपनी ने जब भी बोनस शेयर्स इशू किए, वो बोनस शेयर कैपिटल भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऐड होगी, ठीक है। लेकिन ये ऐड नहीं होगी, बोनस शेयर कैपिटल ऐड नहीं होगी सिर्फ 222E वाले डीम्ड डिविडेंड के लिए, और 222F वाले के लिए तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कोई रिलेवेंस ही नहीं है। 222F वाले डीम्ड डिविडेंड के लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं होगा। बात समझे? चलिए, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होगी। एसेसिंग ऑफिसर ने कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिए थे, उनका एडिशन कर दिया था एसएससी की इनकम में, वो एडिशन भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और जो एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अब एक बात समझते हैं, ये डीम्ड डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए हम जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेते हैं, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम किस दिन तक का लेंगे। तो अगर हम 222C वाले डीम्ड डिविडेंड के लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम देखो 222C मतलब लिक्विडेशन का मैटर, ठीक है। तो उस किसमें लिक्विडेशन डेट तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। बाकी केसेस में 222A B C D E के केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड तक की डेट तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 222E की थोड़ा सा डिटेल में। अब हमने ऊपर बात की थी, अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40 लाख है, सपोज 40 लाख है, और किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दिया जा रहा है, और उस शेयर होल्डर का कंपनी में कम से कम एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर है, ऐसे शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दे रही है क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है। अच्छा सुनिए, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 40 लाख, लेकिन लोन और एडवांस दिया गया 25 लाख, तो ये पूरा 25 लाख उस शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब शेयर होल्डिंग रेशियो नहीं लगाना है। जैसे एक बात समझिए, वो 10% वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डर क्या बोल सकता है कि आपने मुझे लोन और एडवांस 25 लाख दिया, मैंने माना, लेकिन 40 लाख एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी का है, ये तो सारे शेयर होल्डर का है, मैं तो कंपनी में 10% वोटिंग पावर रखता हूं, तो 40 लाख का 10% ही मतलब 4 लाख तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही मेरा डीम्ड डिविडेंड माना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, शेयर होल्डिंग रेशियो यहां पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसका मतलब शेयर होल्डर को अगर 25 लाख का लोन और एडवांस मिला है, तो पूरा 25 लाख उस केस में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, 4 लाख नहीं माना जाएगा, पूरा 25 लाख डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा उस शेयर होल्डर के हैंड्स में। अब बात करते हैं एक और, दोबारा अजम्पशन वही लेते हैं, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है सपोज 40 लाख, एक शेयर होल्डर आया, उसको कंपनी ने 25 लाख का लोन और एडवांस दे दिया। अब दूसरा शेयर होल्डर आया या सेम शेयर होल्डर दोबारा आया सेकेंड टाइम, तो उस केस में कंपनी ने 22 लाख का दोबारा लोन और एडवांस दे दिया। अब सुनिए, हमने समझा था कि डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, मतलब जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है टू दैट एक्सटेंट ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो कंपनी के पास तो 40 लाख था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और उस शेयर होल्डर को 25 लाख ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो बैलेंस बचता है 15 लाख। अब और लोन और एडवांस 22 लाख दिया गया, तो सिर्फ इस केस में 15 लाख ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा इस केस में। तो टोटल लोन और एडवांस भले ही 47 लाख हो गए, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले शेयर होल्डर 25 लाख, उस शेयर होल्डर के लिए पूरा 25 लाख डीम्ड डिविडेंड है। फिर दूसरी बार जो दिया गया लोन और एडवांस दिया गया कितना, 22 लाख, लेकिन उस टाइमिंग पर कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिमेनिंग बचा था 40 लाख माइनस 25 लाख, तो रिमेनिंग बैलेंस 15 लाख ही बचा था, लेकिन कंपनी ने तब दिया 22 लाख, तो सिर्फ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 15 लाख तक ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा सेकेंड टाइमिंग पर, ठीक है। सेकेंड टाइमिंग पर 22 लाख नहीं, 15 लाख ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, क्योंकि डीम्ड डिविडेंड माना जाता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। अब एक बात और समझिए,
लोन और एडवांस दिया क्लोजली हेल्ड कंपनी ने उस 10% वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर को, ठीक है, उस शेयर होल्डर ने ये लोन और एडवांस रीपे ही कर दिया ईयर एंड से पहले, तो क्या इसे डीम्ड डिविडेंड तब भी माना जाएगा? हाँ, तो अगर उसने रीपेमेंट कर भी दिया शेयर होल्डर ने लोन और एडवांस क्लोजली हेल्ड कंपनी को, तो भी स्टिल उसे उस शेयर होल्डर के लिए डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब एक बात समझिए, एक फायदे की बात, क्या अगर कंपनी इस शेयर होल्डर को कोई ट्रेडिंग डिपॉजिट और एडवांस देती है, वो शेयर होल्डर कंपनी को गुड्स की सप्लाई करता है, वो शेयर होल्डर कंपनी को गुड्स की सप्लाई करता है और उसे उस गुड्स के रेस्पेक्ट में एडवांस दिया गया, या वो शेयर होल्डर कंपनी के लिए कुछ जॉब वर्क करता है, जॉब वर्क के कनेक्शन में उस शेयर होल्डर को एडवांस दिया गया, लोन और एडवांस दिया गया, ट्रेडिंग डिपॉजिट दी गई, ठीक है, एडवांस दिया गया, तो उसे डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो ट्रेडिंग डिपॉजिट देना, काम के लिए एडवांस देना, उसे तो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए, अब डिविडेंड टैक्सेबल कैसे होता है? एक डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला शेयर होल्डर को, चाहे वो एक्चुअल डिविडेंड है। अब एक्चुअल डिविडेंड भी दो टाइप के हो सकते हैं, क्या? इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो वो शेयर होल्डर को अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा। फिर डीम्ड डिविडेंड मिला 222A B C D E F वाला, वो शेयर होल्डर को अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा। फिर किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला या कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला, वो भी शेयर होल्डर को अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा और उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी। शेयर होल्डर को अदर सोर्सेस सेट में उस डिविडेंड पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी। अब एक बात समझते हैं, जो पेयर कंपनी है ना, पेयर कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो वो उस शेयर होल्डर का डिविडेंड पेमेंट पर सेक्शन 194 में टीडीएस काटेगी 10%, ठीक है, 10% टीडीएस डिडक्ट करेगी, ठीक है। इसके लिए हम टीडीएस चैप्टर में सेक्शन 194 डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कैजुअल इनकम की। कैजुअल इनकम आपके अदर सोर्सेस सेट पे टैक्सेबल होती है। कैजुअल इनकम के एग्जांपल्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, लॉटरी की इनकम हुई, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है, और विनिंग फ्रॉम रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, ठीक है, तो ये अदर सोर्सेस सेट पे टैक्सेबल होती है इनकम। अब विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है, तो गेम से जो इनकम हुई, तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति, इस गेम शो में एसएससी ने पार्टिसिपेट किया, उससे इनकम हो गई, तो वो इनकम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होती है। अब एक बात सुनिए, ऑनलाइन गेम्स से विनिंग हुई, ऑनलाइन गेम का गवर्नमेंट ने अलग से लिखा, समझना इस बात को, ऑनलाइन गेम से विनिंग हुई, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, प्रोबो ऐप से विनिंग हुई, ऑनलाइन गेम की विनिंग है, ये अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगी। फिर गैम्बलिंग से इनकम हुई, जुआ खेला, इनकम हुई, अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगी। बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर, शर्त में पैसा जीता, बेटिंग, तो उसमें विनिंग हुई, वो भी अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगी। तो ये सारी इनकम प्रैक्टिकली कैजुअल इनकम कहलाती है, ठीक है। लॉटरी का मीनिंग क्या? लॉटरी में एक चीज और इंक्लूड होगी, वो गवर्नमेंट की लॉटरी तो इसमें इंक्लूडेड है ही, ठीक है। अब लॉटरी को एक्सटेंडेड मीनिंग दे रखा है, क्या? विनिंग हुई ऐसी जो प्राइजेस दिए गए अवार्डेड टू ए पर्सन बाय ड्रॉ लॉट्स और चांस अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन एनी फॉर्म और व्हाटसोएवर। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक शोरूम है, उसने बोला कि जो कस्टमर हमसे एक दिन में 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की परचेस करेगा, उसको हम कार देंगे, तो वो भी लॉटरी ही मानी जाएगी, ठीक है। तो बाय ड्रॉ लॉट्स और चांस में या किसी स्कीम में या अरेंजमेंट में किसी पर्सन को कोई प्राइज मिला, वो प्राइज भी लॉटरी माना जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होगा। चलिए, कैजुअल इनकम हमने बात कर ली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होती है। अब लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना रखा है, सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, उसमें क्या बोला है? अगर कैजुअल इनकम कमाने के लिए एसएससी का कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, वो एक्सपेंस अलाउ होगा ही नहीं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि कैजुअल इनकम पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो कैजुअल इनकम पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। अगर एसएससी को कोई लॉस हुआ है, चाहे नॉर्मल लॉस है चाहे कैजुअल लॉस ही क्यों नहीं है, वो इस कैजुअल इनकम से सेट ऑफ भी नहीं होगा। तो इस कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इवन इस कैजुअल इनकम पर चैप्टर 6A के डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगे और इस पर तो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। एसएससी इस इनकम पर
बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट भी क्लेम नहीं कर सकता। जैसे किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल 2.5 लाख मिला, वो ये कह सकता है क्या कि मेरे को और कोई इनकम नहीं है तो इस 2.5 लाख पे 0% टैक्स लगेगा? नो, वो इस इनकम पर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट भी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस इनकम पर टैक्स रेट लगती क्या है? देखिए, कैजुअल इनकम का वैसे तो सेक्शन है टैक्स रेट के लिए, सेक्शन 115 बीबी 30% टैक्स रेट लगती है, लेकिन वो जो ऑनलाइन गेम वाला मैटर है ना, ऑनलाइन गेम के लिए आपका ये सेक्शन लगता है सेक्शन 115 बीबीजे, तो इस पे भी टैक्स रेट ऑनलाइन गेम की विनिंग पर 30% लगती है। और हाँ, ये तो जिसके लिए इनकम है उसके लिए टैक्स रेट के सेक्शन है सेक्शन 115 बीबी और 115 बीबीजे। जो पेयर है वो उसके लिए टीडीएस के सेक्शन अलग लगेंगे। ठीक है, और वो बात हम टीडीएस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेयर पर जो टीडीएस के सेक्शन लगेंगे सेक्शन 194 बी, 194 बी ए और 194 बी बी। ये 194 बी ए जो है ना, वो पेयर जो ऐप वाला है जो ऑनलाइन गेम चलाता है उसके लिए, वो ऐप वाला जो ऑनलाइन गेम चलाता है 194 बी ए में टीडीएस डिडक्ट करेगा 30%। समझे बात? अब समझते हम गिफ्ट वाला प्रोविजन, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। गिफ्ट की इनकम रेसिपिएंट को अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल होती है। इसमें हम 5 सिचुएशंस पढ़ेंगे। अगर रेसिपिएंट को मॉनेटरी गिफ्ट मिला, वो पूरे साल भर में उसको जितने भी गिफ्ट मिले ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर उनका एग्रीगेट करे, और एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड करती है तो उसको ये मॉनेटरी गिफ्ट अदर सोर्सेस सेट में टैक्सेबल हो जाएंगे। और ये 50,000 की लिमिट कंडीशनल है। इसका मतलब अगर 50,000 के अंदर अंदर रिसीव हुए गिफ्ट तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल जैसे 51,000 एग्रीगेट वैल्यू है 51,000, तो क्या ऐसा होगा कि 50,000 लेस हो जाएगा, बाकी का 1,000 टैक्सेबल होगा? नहीं, 50,000 से अगर एक्सीड हुआ तो पूरा अमाउंट गिफ्ट के रूप में टैक्सेबल होगा। तो अगर किसी को ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 51,000 के गिफ्ट मिले अलग अलग लोगों से, या एक ही पर्सन से 51,000 मिला है मॉनेटरी गिफ्ट, तो उसको पूरा 51,000 टैक्सेबल होगा, पूरा 51,000 टैक्सेबल होगा। अब हम समझते हैं अगर किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई और उस पर्सन ने उसका कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया, ठीक है, बायर है, उसने कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया, उसको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो ऊपर हमने जब मॉनेटरी गिफ्ट पढ़ा था तो हमने एग्रीगेट किया था पूरे साल भर के ट्रांजैक्शंस का, लेकिन ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इसके लिए साल भर के इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट नहीं किया जाएगा, और यहां तो सिंगल प्रॉपर्टी वाइज देखा जाएगा। ये बात मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सिंगल इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम देखेंगे, अगर वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 को तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे मान लीजिए 1 लाख स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो पूरा 1 लाख मुझे अदर सोर्सेस सेट में गिफ्ट इनकम के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अब बात समझते हैं, अगर मैंने बायर हूं मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में परचेस की, ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने लेसर कंसीडरेशन पे किया, मैंने तो सस्ते में परचेस की। अब क्या चेक किया जाएगा, जो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है और मैंने एक्चुअल सेल कंसीडरेशन तो कम पे किया है, तो जो डिफरेंस है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का जो डिफरेंस है, अगर वो 50,000 को एक्सीड करता है, डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करता है, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड करती है, इसका मतलब एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को मैं 110% पे लाऊं, और फिर अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उस 110% को एक्सीड करती है, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो तो टैक्सेबल क्या होगा? गिफ्ट के रूप में डिफरेंस टैक्सेबल होगा। किसका डिफरेंस? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा उस बायर के हैंड्स में जिसने लेसर कंसीडरेशन पे किया है। ठीक है, अब समझते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो हम सिंगल ट्रांजैक्शन वाइज देखते हैं, और मॉनेटरी गिफ्ट वाले के लिए पूरे साल भर का एग्रीगेट करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं वो मॉनेटरी गिफ्ट की बात की, मॉनेटरी गिफ्ट के लिए हमने क्या किया? पूरे साल भर के ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट किया। अब हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, एसएससी को रिसीव हुई, एसएससी ने उसका कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया, ठीक है, तो हम यहां पे भी साल भर के सारे ट्रांजैक्शंस का एग्रीगेट करेंगे, उन प्रॉपर्टीज की फेयर मार्केट वैल्यू, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू पूरे साल भर की ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर 50,000 को एक्सीड करती है तो टैक्सेबल हो जाएगी क्या?
फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक बात सुनिए, एसएससी ने मूवेबल प्रॉपर्टी लेसर कंसीडरेशन देकर परचेस की। एसएससी बायर है, उसने मूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में परचेस की, लेसर कंसीडरेशन पे किया, तो उस केस में सारी प्रॉपर्टीज जो है मूवेबल प्रॉपर्टीज, उनका एग्रीगेट एफएमवी और जो कंसीडरेशन है उसका डिफरेंस अगर 50,000 को एक्सीड करता है तो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा गिफ्ट के रूप में सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में। ठीक है, अब एक बात समझते और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है जो रेसिपिएंट के लिए, रेसिपिएंट के हैंड्स में कैपिटल एसेट हो। अगर रेसिपिएंट उसको अपना स्टॉक मानता है तो ये गिफ्ट का सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये गिफ्ट का सेक्शन एप्लीकेबल रेसिपिएंट को तभी होगा जब रेसिपिएंट के हैंड्स में वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट हो। अब हमने बात की मॉनेटरी गिफ्ट मिला, उसकी एग्रीगेट वैल्यू 50,000 को एक्सीड हुई तो एग्रीगेट वैल्यू सारी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का समझा और मूवेबल प्रॉपर्टी का समझा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड और बिल्डिंग। अब इसमें हमने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर बात की। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऐसा हो सकता है, एसएससी ने इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्शन में एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के डेट के दिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अलग थी, और जब एसएससी ने ये रजिस्ट्री करवाया और रजिस्ट्री के दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अलग थी। तो अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है, डेट ऑफ रजिस्ट्री करवाने के लिए गए तब अलग है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो हम इस रजिस्ट्रेशन डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के बजाय एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं अगर एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम हो तो। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम होती है और रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ चुकी होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना है अगर आपके एग्रीमेंट डेट के दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है तो वो यहां हम आपके गिफ्ट की इनकम मान सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करके हम एग्रीमेंट डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू यहां गिफ्ट कंप्यूट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन का पूरा अमाउंट या पार्ट कंसीडरेशन सेलर को स्पेसिफाइड मोड से रिसीव होना चाहिए, और वो भी कब? ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट। ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट सेलर को होल और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन स्पेसिफाइड मोड से रिसीव होना चाहिए। स्पेसिफाइड मोड का मीनिंग क्या? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, कोई भी डिजिटल पेमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम ऐप से पेमेंट करना, आधार पे से पेमेंट करना, यूपीआई से पेमेंट करना, वो सब स्पेसिफाइड मोड है। तो सेलर को अगर स्पेसिफाइड मोड से पैसा मिला, होल और पार्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन, और कब मिला? ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट, तो उस केस में जो बायर है वो एग्रीमेंट डेट की एसडीवी भी ले सकता है। ठीक है, वैसे तो रजिस्ट्री डेट की एसडीवी ली जाती है, लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो तो एग्रीमेंट डेट की एसडीवी भी ली जा सकती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत ही लिमिटेड एसेट कवर्ड है। क्या? शेयर्स और सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, बुलियन मतलब रॉ गोल्ड, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, ये लिमिटेड एसेट ही मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल की गई है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मीन्स लिखा है। ठीक है, तो ये लिमिटेड एसेट ही मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी यहाँ गिफ्ट वाले सेक्शन के लिए। तो इस बात को ऐसे समझो, अगर एसएससी को कार और वॉच और मोबाइल गिफ्ट में मिला, वो मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इस सेक्शन के पर्पज से वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर कार गिफ्ट में मिली, मोबाइल गिफ्ट में मिला या वॉच गिफ्ट में मिली तो वो गिफ्ट के रूप में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इस गिफ्ट वाले सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के लिए इसको मूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं माना गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत ही लिमिटेड एसेट्स कवर की गई है, शेयर्स और सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, अब समझते हैं कुछ सिचुएशन में गिफ्ट मिलता है, रेसिपिएंट को एग्जेम्प्ट होगा। जैसे रेसिपिएंट को अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिला, एग्जेम्प्ट होगा। रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है? एक इंडिविजुअल के लिए पहले समझते हैं, उसका स्पाउस वो रिलेटिव है। अब उस इंडिविजुअल के कनेक्शन में बात कर रहे हैं, उसके खुद के ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, वो रिलेटिव माने जाएंगे। अच्छा, स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर सिस्टर की तीन कैटेगरी है, खुद के
इस ब्रदर और सिस्टर, फिर स्पाउस के ब्रदर और सिस्टर, फिर पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर, वो रिलेटिव माने जाएंगे। ब्रदर और सिस्टर की 3 कैटेगरीज है। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल के खुद के लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट, और स्पाउस के भी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट वो रिलेटिव माने जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 to 7 में जो भी पर्सन थे उनके स्पाउसेस भी रिलेटिव माने जाएंगे। जैसे मामा रिलेटिव है, एसएससी का मामा रिलेटिव क्यों है? क्योंकि वो यहां फॉल करेगा ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर जैसे मामा रिलेटिव है, तो क्या मामी रिलेटिव नहीं है? क्या वो उनकी स्पाउस है? तो यस, वो भी रिलेटिव है। अब एचयूएफ अगर रेसिपिएंट है गिफ्ट की, तो एचयूएफ को अपने मेंबर से गिफ्ट रिसीव होगा, तो एचयूएफ के एंड्स में एग्जेम्प्ट होगा। अब बात करते हैं अगर किसी इंडिविजुअल को अपने मैरिज के ओकेजन पर गिफ्ट मिला, एग्जेम्प्ट होगा। या विल में मिला, कुछ भी एसेट विल में मिली या इनहेरिटेंस में मिली, वो एग्जेम्प्टेड गिफ्ट माना जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अब किसी पेयर को की डेथ होने वाली थी, उस पेयर ने अपने मृत्यु का, हम हिंदी में बोले उसको, हिंदी में बोले कि उस पेयर को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास था, वो मरने वाला था, उस टाइमिंग पर उसने किसी को गिफ्ट दे दिया, तो वो रेसिपिएंट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगा। फिर अगर लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिला है, वो एग्जेम्प्ट होगा। या किसी यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल और हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से गिफ्ट मिला, तो एग्जेम्प्ट होगा। किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है, उस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिला, एग्जेम्प्ट होगा। फिर ऐसा ट्रांसफर जो सेक्शन 47 में कवर होता है, एचएफ का पार्टीशन हुआ, एट दैट टाइमिंग पर मेंबर को अपने एचएफ से कुछ एसेट मिली, एग्जेम्प्ट होगी मेंबर के हैंड्स में। फिर समझते अगर अमाल कमीशन और डीमर्जर के टाइमिंग पर कुछ मिला शेयर होल्डर को, वो शेयर होल्डर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगा। फिर बात करते हैं अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, तो उसे रेसिपिएंट के लिए गिफ्ट नहीं माना जाएगा। और अपने कैपिटल गेन हेड में भी समझा था, वो ट्रांसफरर के लिए उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और जो ट्रांसफरी है, रेसिपिएंट है, उसके हेड्स में गिफ्ट नहीं मानेंगे। कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। क्या कंडीशंस फुलफिल हो? वो होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, और वो ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर अगर किसी इंडिविजुअल से ऐसी ट्रस्ट को एसेट मिली, वो ट्रस्ट क्रिएट की गई थी उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट हुई थी, इंडिविजुअल ने उस ट्रस्ट को गिफ्ट दिया, तो रेसिपिएंट ट्रस्ट के हेड्स में उसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। फिर बात करते हैं कोविड से रिलेटेड कुछ बातें। अगर कुछ पैसा मिला, मेडिकल ट्रीटमेंट एसएससी के खुद के या उसके फैमिली मेंबर के लिए, कोविड की वजह से कोई इलनेस हुई, आज भी कोविड की वजह से इलनेस हो रही है, अगर ठीक है कोविड की वजह से इलनेस हो रही है, तो किसी इंडिविजुअल को पैसा मिला किसी भी पर्सन से, किस बात का? उसने उस इलनेस के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस का खर्चा किया। इंडिविजुअल को किसी दूसरे पर्सन से पैसा मिला, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस वाला, तो उसके लिए गिफ्ट नहीं माना जाएगा, रेसिपिएंट के लिए गिफ्ट नहीं माना जाएगा, और अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विदाउट एनी लिमिट, इस पर कोई लिमिट लगेगी नहीं, कितना भी पैसा रिसीव क्यों ना हो। कोविड रिलेटेड इलनेस के मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्चुअल एक्सपेंसेस वाला पैसा मिला दूसरे पर्सन से इंडिविजुअल एसएससी को, अमाउंट कितना भी हो, ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट होनी चाहिए एसएससी के पास, और मेडिकल डायग्नोसिस की रिपोर्ट होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट हुआ, और जब कोविड पॉजिटिव होना पाया गया तो 6 महीने के अंदर वो इलनेस हुई, कोविड हुआ, कोविड से रिलेटेड इलनेस थी, तो कोविड जब हुआ उससे 6 महीने के दौरान वो इलनेस होनी चाहिए, बीमारी कोविड पॉजिटिव होना जब वो पाया गया उससे 6 महीने के अंदर हो, तो उस केस में जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया और उसमें जो एक्चुअल खर्चा हुआ उसका पैसा किसी अनदर पर्सन से मिला, तो रेसिपिएंट इंडिविजुअल के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, इसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं अगर डेथ हो गई, ये पॉइंट नंबर आपका जो जे है वो डेथ वाला मैटर नहीं है, लेकिन अगर डेथ हो गई तो
डिसीज्ड पर्सन के फैमिली मेंबर को पैसा मिला, डिसीज्ड पर्सन के फैमिली मेंबर को पैसा मिला, ये डेथ का मैटर है, पॉइंट नंबर के। तो अगर एम्प्लॉयर से मिला तो कोई लिमिट नहीं है, डिसीज्ड पर्सन के एम्प्लॉयर से पैसा मिला उस डिसीज्ड पर्सन के फैमिली मेंबर को विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों से मिला तो 10 लाख तक जितना एग्जेम्प्ट होगा, और अगर एक्सेस मिला है तो सिर्फ एक्सेस वाला पार्ट ही टैक्सेबल होगा। अब यहां पे भी बात हुई है कि कोविड की वजह से इलनेस हुई, कोविड की वजह से इलनेस हुई और उस इलनेस में डेथ हो गई, ठीक है। और पेमेंट जो रिसीव हुआ है, ये जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो डेथ के 12 महीने के अंदर रिसीव हुआ है। कोविड की वजह से डेथ हुई, डेथ होने के 12 महीने के अंदर पैसा मिला है फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज्ड पर्सन को, तो उस फैमिली मेंबर के एंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा। डेथ उस पर्सन की कोविड पॉजिटिव होने से 6 महीने के अंदर हो गई, ये कंडीशन फुलफिल हो और डॉक्यूमेंट पूरे रखने पड़ेंगे, कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट वगैरह, मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब मेंटेन रखना पड़ेगा। और उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होना चाहिए कि ये जो डेथ हुई है ड्यू टू इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 हुई है। अब फैमिली का यहां मीनिंग क्या है, कोविड वाले जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 और के में, फैमिली का मतलब है उस इंडिविजुअल के का स्पाउस और चिल्ड्रन, और जो इंडिविजुअल उस इंडिविजुअल पर पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर होली या मेनली डिपेंडेंट है, वो फैमिली मेंबर माने जाएंगे, वो हमको यहां देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये जो गिफ्ट से इनकम मिली है वो नॉर्मल इनकम ही है, कोई एबनॉर्मल इनकम तो है नहीं, वो नॉर्मल इनकम ही मानी जाएगी। फिर समझते हैं इस इनकम से हम लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। इस गिफ्ट वाली इनकम पर क्या चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी क्लेम किए जा सकते हैं? यस, क्लेम किए जा सकते हैं। और क्या इस पर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट भी क्लेम की जा सकती है? यस, की जा सकती है। बोला ना, नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम है तो लॉसेस भी सेटअप हो जाएंगे, इस इनकम पर चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी मिल जाएंगे और बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी क्लेम किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्लबिंग प्रोविजंस भी तो अट्रैक्ट होंगे, सेक्शन 60 टू 64 वो भी अट्रैक्ट होंगे। जैसे अगर किसी माइनर चाइल्ड को गिफ्ट मिला तो वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगा, क्लबिंग चैप्टर में सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 है। तो अगर माइनर चाइल्ड को गिफ्ट मिला वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगा। और हाँ, जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो पेरेंट्स उस क्लब्ड इनकम पर 1500 रुपए का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 32 में। हाँ, ये ध्यान रखना, 1032 वाला 1500 रुपए तक का एग्जम्पशन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 को लेकर हमने कैपिटल गेन हेड में बात की थी, गिफ्टेड प्रॉपर्टी की रेसिपिएंट के हेड्स में कॉस्ट क्या मानी जाएगी। देखिए, रेसिपिएंट गिफ्टेड प्रॉपर्टी को फ्यूचर में सेल कर सकता है। मैं रेसिपिएंट हूं, मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली, इस प्रॉपर्टी को मैं फ्यूचर में सेल कर सकता हूं, तो एट दैट टाइम उस पर कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी की मैं रेसिपिएंट कॉस्ट क्या मानूंगा। तो यहां पर बेसिकली दो सेक्शन लगते हैं, सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 वर्सेस सेक्शन 49 सबसेक्शन 4। ये क्या माजरा है समझते हैं, सुनिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर एसएससी रेसिपिएंट ने उसका कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया, नो कंसीडरेशन। अब इसमें दो बातें, गिफ्ट जब रिसीव हुआ एट दैट टाइम टैक्सेबल हुआ क्या रेसिपिएंट ट्रांसफरी को? अगर टैक्सेबल नहीं हुआ, गिफ्ट जब रिसीव हुआ एट दैट टाइम टैक्सेबल हुआ ही नहीं रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट इस गिफ्टेड एसेट को फ्यूचर में सेल कर रहा है, तो तब तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट लगेगा। हमने कैपिटल गेन हेड में समझा था सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एसएससी को जब गिफ्ट मिला एट दैट टाइम उसको टैक्सेबल हो गया वो गिफ्ट, तो इस सिचुएशन में उसको जब गिफ्ट मिला वो उसको टैक्सेबल हो गया था, गिफ्ट वाले प्रोविजन की वजह से गिफ्ट टैक्सेबल हो गया था। तो अब ये गिफ्टेड प्रॉपर्टी फ्यूचर में बेचेगा तो एट दैट टाइम जो वो गिफ्ट के वक्त गिफ्ट मिला, जब उसको गिफ्ट प्रोविजन में क्या वैल्यू टैक्सेबल हुई वो उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। मतलब जब गिफ्ट मिला, गिफ्ट प्रोविजन में कितनी वैल्यू टैक्सेबल हो गई थी, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपीटीवी। जीपीटीवी का फुल फॉर्म गिफ्ट प्रोविजन टैक्सेबल वैल्यू। जब गिफ्ट मिला तब क्या टैक्सेबल हो चुका था, अगर हो चुका था गिफ्ट प्रोविजन टैक्सेबल वैल्यू जो रही थी, अब ये गिफ्टेड प्रॉपर्टी फ्यूचर में सेल की गई, तो ये जीपीटीवी गिफ्ट प्रोविजन में जो टैक्सेबल गिफ्ट रिसीव होते वक्त हो चुका था वो आज
इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी की कॉस्ट माना जाएगा और यहां सेक्शन लगेगा सेक्शन 49 सब सेक्शन 4। ठीक है, अब बात करते हैं अगर एसएससी ने इस प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका एसएससी ने लेसर कंसीडरेशन पे किया, सस्ते में परचेस किया। ठीक है, तो क्या ये गिफ्ट उसको जब मिला था तब इसको टैक्सेबल हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो लेसर कंसीडरेशन एसएससी ने जो पे किया वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। लेकिन अगर एसएससी को वो गिफ्ट रिसीव करते वक्त टैक्सेबल हो गया था तो वो जो गिफ्ट प्रोविजन टैक्सेबल वैल्यू थी और एसएससी ने कुछ लेसर कंसीडरेशन भी पे किया था, लेसर कंसीडरेशन और गिफ्ट प्रोविजन टैक्सेबल वैल्यू वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। जब एसएससी उस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में सेल करेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? एसएससी ने जो लेसर कंसीडरेशन पे किया प्लस गिफ्ट प्रोविजन में वो ऑलरेडी कितनी वैल्यू पर टैक्स दे चुका है, तो लेसर कंसीडरेशन और जीपीटीवी दोनों मिलाकर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन कंप्यूट करने के पर्पस से। चलिए, जहां अगर सेक्शन 49(1) लगा मतलब कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर वाला कॉन्सेप्ट लगा तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली गई, तो उस सिचुएशन में रेसिपिएंट के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन भी क्या होगी? इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी की रेसिपिएंट के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर वाली ही होगी। ठीक है, हमने कैपिटल गेन हेड में पढ़ा था प्रीवियस कॉस्ट तो प्रीवियस डेट पीसीपीडी, तो प्रीवियस ओनर की डेट ऑफ एक्विजिशन ही रेसिपिएंट के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। फिर समझते हम अगर सेक्शन 49(4) लगा तो उस सिचुएशन में एसएससी को जब गिफ्ट मिला वही उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। जब वो इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को फ्यूचर में सेल करेगा तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए उसे डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिएगी और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जिस दिन उसको प्रॉपर्टी पहली बार गिफ्ट में मिली। ठीक है, तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 लगा तो जब एसएससी को वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिली। लेकिन अगर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 लगा तो उस सिचुएशन में प्रीवियस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर की डेट ऑफ एक्विजिशन एसएससी रेसिपिएंट जिसको गिफ्ट मिला उसके लिए ले ली जाएगी। समझे बात? अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बी अलर्ट। अभी से मैं आपको बोल देता हूं, अलर्ट रहना, ध्यान रखना, इस पूरे प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिला। जब वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई तो उसका मैच्योरिटी प्रोसीड मिला। देखो, एसएससी लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, उसका फॉर एग्जांपल पॉलिसी सपोज मान लो 15 साल की है तो 15 साल तक एवरी ईयर वो प्रीमियम का पेमेंट करता है। 15 साल की पॉलिसी है, पॉलिसी का टर्म टेन्योर 15 साल है, सपोज 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूं 15 साल है, तो 15 साल तक एवरी ईयर एसएससी को इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, और 15 साल बाद वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो एसएससी को मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा। तो क्या वो मैच्योरिटी प्रोसीड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13। ठीक है, चलिए, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा इंक्लूडिंग एट दैट टाइम क्या होता है, मैच्योरिटी के टाइम पर वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा बोनस भी दे देती है, तो सम अलोकेटेड बाय ऑफ बोनस, वो भी मैच्योरिटी प्रोसीड इंक्लूडिंग बोनस वो रेसिपिएंट को रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज हेड में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13 में। ठीक है, लेकिन कितना टैक्सेबल होगा? कितना टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए हम काम मिलेंगे रूल 11 UACA, रूल 11 UACA काम में लेंगे। समझे? तो टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन इस प्रेस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से होगी। चलिए समझ लेते हैं हम ये रूल 11 UACA क्या है। चलिए समझते हैं कितना टैक्सेबल होगा, कितना इनफ्लो मिला, पैसा कितना मिला मैच्योरिटी के टाइम पर, वो कहलाएगा ए। ठीक है, मैच्योरिटी प्रोसीड कितना मिला, वो इनफ्लो है, पैसा आया एसएससी के पास, लेकिन पास्ट में एसएससी ने उसका प्रीमियम भी तो पे किया था, तो कितना प्रीमियम पे किया था मतलब आउटफ्लो। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करना है, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, स्टोरी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? समझना ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला, मैच्योरिटी पर क्या पैसा मिला और जो इतने साल तक पे किए वो आउटफ्लो हुआ, तो सिंपल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो आउटफ्लो हुआ प्रीमियम पेड, एसएससी ने उसका किसी भी इनकम टैक्स के प्रोविजन में डिडक्शन क्लेम नहीं किया हुआ होना चाहिए। ठीक है,
तो ही उसे आउटफ्लो माना जाएगा, और यहां हम कर देंगे A माइनस बी, तो रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल आ जाएगा। मतलब पैसा आज मैच्योरिटी पर कितना मिल रहा है माइनस आउटफ्लो कितना हुआ था प्रीमियम के रूप में जब प्रीमियम भरा था, ठीक है, और हाँ वो जो प्रीमियम भरा था उसका डिडक्शन क्लेम नहीं किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो A माइनस बी करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट में रेसिपिएंट के लिए जब उसको मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 13 में, ठीक है। तो ये है हमारा रूल 11 UACA। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सुनिए इसका एग्जांपल। एसएससी को मैच्योरिटी पर पैसा मिला 77,25,000 फॉर एग्जांपल, और उसने एवरी ईयर 10 ईयर की पॉलिसी थी, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं इस एग्जांपल में 10 ईयर की पॉलिसी थी, उसने एवरी ईयर उसका 5,10,000 प्रीमियम पे किया। यहां पर मैं लिख देता हूं पीपी मतलब प्रीमियम पेड, और फिर एटीसी में उसका हर साल उसको डिडक्शन मिला 1.5 लाख। तो ये तो डिडक्शन मिल गया ना, ये लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। प्रीमियम कितना भरा था, आउटफ्लो वैसे कितना हुआ था एवरी ईयर 10 साल तक, एवरी ईयर 5,10,000, लेकिन एसएससी ने तो इसका यहां डिडक्शन भी 1.5 लाख तक ले लिया था, तो ये लेस हो जाएगा। अब 10 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एवरी ईयर प्रीमियम भरा और एवरी ईयर 1.5 लाख का एटीसी में डिडक्शन लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 इयर्स तक, तो ये आउटफ्लो माना जाएगा 36 लाख, ये लेस हो जाएगा। तो ये है आपका इनफ्लो और ये है आपका आउटफ्लो। रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 13 में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, लेकिन अब एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कुछ केसेस में सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 13 लगेगा ही नहीं, ठीक है। वो केसेस अगर सम रिसीव हुआ है यूलिप में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में, या कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी प्रोसीड हुआ है रिसीव, तो भी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13 नहीं लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट होती है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी प्रोसीड होती है ना, कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 क्लॉज 10 डी में, 10 डी में एग्जेम्प्ट होती है। तो वो केसेस कौन से, अगर एग्जेम्प्ट हुई तो फिर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13 में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट कब होती है समझते हैं, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है एसएससी ने 1 अप्रैल 2012 से पहले, और उसने पॉलिसी के किसी भी ईयर में प्रीमियम जो पे किया है वो सम अश्योर्ड का 20% से ज्यादा पे नहीं किया है, सम अश्योर्ड का 20% से ज्यादा कभी भी उसने एनुअल प्रीमियम किसी भी ईयर में पे नहीं किया है। जैसे पॉलिसी 10 साल की है तो 10 सालों में इंडिविजुअली कभी भी एनुअल प्रीमियम उसने सम अश्योर्ड का 20% से ज्यादा पे नहीं किया है। लेकिन अगर पॉलिसी ली गई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 तो 20% की जगह 10% हो जाएगा। सम अश्योर्ड का 10% लिमिट के अंदर रहते हुए अगर उसने प्रीमियम भरे हैं एवरी ईयर एनुअल प्रीमियम, सम अश्योर्ड का किसी भी एक ईयर का भी सम अश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं था। कहने का मतलब उसने लिमिट के अंदर रहते हुए प्रीमियम भरे हैं, तो मैच्योरिटी पर जो प्रोसीड रिसीव होगा वो एग्जेम्प्ट होता है 10 डी में। अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी ली गई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 तो यहां पर हो जाएगा सम अश्योर्ड का 15%, लेकिन ये पॉलिसी ली गई होनी चाहिए किसके नाम से, डिसेबल्ड पर्सन के नाम से, जो सेक्शन 80U में डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी से सफर्ड है, शॉर्ट में बोले डिसेबल्ड पर्सन के नाम से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है। या फिर 80DDB में जो स्पेसिफाइड डिजीज है उस स्पेसिफाइड डिजीज वाले पर्सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है। तो ऐसे बोले हम, या तो डिसेबल्ड पर्सन के नाम से ली गई है या ऐसे पर्सन के नाम से ली गई है जिसको स्पेसिफाइड डिजीज है, तो उस केस में सम अश्योर्ड का 15% लिमिट लगती है। अगर प्रीमियम इस लिमिट के अंदर रहते हुए भरे गए हैं, पॉलिसी मान लो 10 साल की थी, 15 साल की थी, किसी भी ईयर का प्रीमियम इस लिमिट से ज्यादा नहीं था, तो जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी एग्जेम्प्ट होगी 10 डी में, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोविजन है इसकी कनेक्टिविटी वो सेक्शन 80C से है। 80C हम कहां पढ़ते हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A में पढ़ते हैं। अब एक स्पेशल बात, गवर्नमेंट ने ये परसेंटेज वाइज लिमिट तो बना दी 20%, 10%, 15%, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ये 10% लिमिट लगती है। तो अगर प्रीमियम लिमिट के अंदर रहते हुए भरे गए हैं पॉलिसी के पूरे ईयर्स में,
तो फिर मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो रेसिपिएंट को एग्जेम्प्ट होगा 1010D में। ये परसेंटेज वाइज लिमिट थी पहले, ये 20%, 10%, 15% सिर्फ परसेंटेज वाइज लिमिट ही गवर्नमेंट ने फिक्स की थी पहले, लेकिन 1 अप्रैल 23 से 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने परसेंटेज वाइज लिमिट तो बोला ही कि एक्चुअल सम एश्योर्ड के जो 10% और 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रीमियम पेड। किसी भी ईयर का प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% और 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिट तो लगेगी, तो मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, ये परसेंटेज वाइज लिमिट तो लगेगी ही, लेकिन अब एक अमाउंट वाइज लिमिट भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी 1 अप्रैल 2023 से। वो अमाउंट वाइज लिमिट है 5 लाख। प्रीमियम का जो पेमेंट है एनुअल प्रीमियम पे लिमिट है 5 लाख। 5 लाख से अगर ज्यादा प्रीमियम पे किया तो ठीक है, वो परसेंटेज वाइज लिमिट तो है ही। ठीक है, अब अमाउंट वाइज लिमिट भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी 1 अप्रैल 2023 से। तो जो पॉलिसी ली गई ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 उस पर ये 5 लाख वाली अमाउंट वाइज लिमिट भी अप्लीकेबल है। ये क्या बोलती है कि अगर वो प्रीमियम पेड 5 लाख से एक्सीड नहीं हुआ किसी भी ईयर का, पॉलिसी का जो टर्म था, टेन्योर था, 10 साल की थी, 15 साल की थी, किसी भी एक ईयर का भी प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं था, तो दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। वो 10% 15% के लिमिट के अंदर प्रीमियम भरे गए थे और प्रीमियम अमाउंट वाइज भी 5 लाख से ज्यादा नहीं था, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो मैच्योरिटी प्रोसीड जब मिलेगी एग्जेम्प्ट होगी 1010D में। ठीक है, अब एक स्पेशल बात समझते हैं। ये 5 लाख की लिमिट इनिशियली गवर्नमेंट ने बोला कि 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगेगी, मतलब सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगेगी। ठीक है, तो एक पॉलिसी चेक कर रहे हैं हम कि अगर एसएससी ने सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका प्रीमियम कितना पे किया, 15 लाख, 5 लाख के अंदर ही पे किया, 5 लाख के अंदर ही पे किया, तब तो मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा एग्जैक्ट, और वो 10% लिमिट भी चेक करनी है। तो परसेंटेज वाइज लिमिट भी चेक करनी है, अमाउंट वाइज लिमिट भी गवर्नमेंट ने बना दी है, वो भी चेक करनी है। दोनों लिमिट के अंदर है, परसेंटेज वाइज लिमिट जो प्रीमियम पे किया गया है वो लिमिट परसेंटेज वाइज लिमिट के अंदर है और अमाउंट वाइज 5 लाख के अंदर है, तो ही मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो एग्जैम्प्ट होगा। ठीक है, अभी बात सिर्फ सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कही मैंने, लेकिन एसएससी होशियार है। एसएससी का कहना है मैं तो मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मैंने ली है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। तो अगर ये बात ध्यान से सुनना, टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अगर एसएससी मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो ये 5 लाख की लिमिट उन सारी पॉलिसीज के एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पे लगेगी, उन सारी पॉलिसीज के एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पे लिमिट लगेगी। तो अगर प्रीमियम, एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड हो गया तो इन जनरल एग्जम्पशन नहीं मिलेगा 1010D का, वो मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी। ध्यान से सुनना बात, अगर एसएससी की मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है और उन सबका एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड हो गया तो इन जनरल मैच्योरिटी प्रोसीड जब मिलेगी एग्जैम्प्ट नहीं होगी। लेकिन अब स्टोरी में आता है ट्विस्ट, अब स्टोरी में आता है ट्विस्ट। गवर्नमेंट का कहना है रुको रुको, अभी हमने बोल दिया एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जम्पशन मिलेगा, मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। हम इसमें बीच में कोई गली निकालते हैं, आपको बेनिफिट कराने की कोशिश करते हैं, एग्जम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा? एसएससी, आप इतनी मल्टीपल पॉलिसी से, आपकी मान लो 5 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो आप उन 5 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम इंडिविजुअली लिखो, ठीक है, और फिर एग्रीगेट करो। उनका प्रीमियम आप पहले इंडिविजुअली लिखो सारी पॉलिसीज का, फिर आप एग्रीगेट करो, 5 लाख की लिमिट चेक करो, ये 5 लाख एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम के लिए देखा जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, एसएससी उन जैसे 5 पॉलिसीज थी उसमें से एसएससी चेक करे कि इन 2 पॉलिसीज का प्रीमियम, इन 2 पॉलिसीज का प्रीमियम अगर मैं एग्रीगेट भी कर दूं तो वो 5 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है। 5 में से, ध्यान से सुनो, 5 में से 2 पॉलिसीज का प्रीमियम एग्रीगेट करके देखा, कॉम्बो बनाया उनका, ठीक है, पता पड़ा उन 2 पॉलिसीज का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उन 2 पॉलिसीज की जब मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी वो एग्जैम्प्ट हो जाएगी और बाकी की 3 जो पॉलिसीज हैं उनका मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब 5 पॉलिसीज में से भी एसएससी सिलेक्शन कर सकता है, कॉम्बो बना सकता है कि कौन सी पॉलिसीज का प्रीमियम अगर मैं एग्रीगेट कर करके जोड़ी बना के देखूं तो एग्रीगेट करने के बाद भी एक्सीड नहीं होगा।
ठीक है, 5 लाख को एक्सीड नहीं होगा। तो जिन जिन पॉलिसीज का प्रीमियम एग्रीगेट कर करके कॉम्बो बना के देखेंगे, अगर एक्सीड नहीं हुआ एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम, तो उन पॉलिसीज की मैच्योरिटी प्रोसीड पर 1010D का एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को प्रैक्टिकली हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। इसके मैं आपको 4 एग्जांपल कराऊंगा। अब एक स्पेशल बात पहले समझ लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड अगर एसएससी को डेथ पर मिलती है, डेथ हो गई, तो डेथ केसेस में फुल सिंपैथी है, गवर्नमेंट कहती है मैच्योरिटी प्रोसीड तो एग्जैम्प्ट होगी, 1010D में एग्जैम्प्ट होगी, टैक्सेबल होगी ही नहीं। तो मतलब डेथ का मामला हो तो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्पशन मिलेगा ही। फिर ये 10% की लिमिट भी नहीं देखेंगे, 15% लिमिट भी नहीं देखेंगे, 5 लाख की लिमिट भी नहीं देखेंगे। ठीक है, 1010D में एग्जम्पशन मिलेगा ही। डेथ के मामले में अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड मिलती है तो एग्जम्प्ट होगी ही। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, 1010D का एग्जम्पशन भी साथ साथ में डिस्कस हो रहा है। अब एक बात समझना, एसएससी ने डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए एलआईसी और अदर इंश्योर की किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया। अब एग्जांपल से समझना बात, मिस्टर जीवनलाल है, उसने अपनी डिसेबल्ड सिस्टर के लिए एलआईसी यूटीआई की किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और उसको 80DD में डिडक्शन मिल गया। ठीक है, उसको डिडक्शन तो मिल गया, लेकिन एसएससी जीवनलाल की डेथ से पहले उसकी उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट सिस्टर की डेथ हो गई। ठीक है, उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट की डेथ हो गई मेन एसएससी की डेथ से पहले। तो ये पैसा तो इन्वेस्ट किसके नाम से किया गया था, किसके लिए किया गया था, उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए किया गया था, लेकिन उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट को तो उस पैसे का कोई फायदा ही नहीं मिला, और उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट की तो मेन एसएससी से पहले डेथ हो गई। तो पैसा किसको मिलेगा, उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट को नहीं मिलेगा, मेन एसएससी को मिल जाएगा। तो उस केस में अगर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है तो मेन एसएससी इस पर 1010D का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता, और ये पैसा उसको रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। जीवनलाल को ये पैसा टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर वो 1010D का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। चलिए, अब एक बात और समझते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर के प्रीमियम पर जीएसटी है, प्रीवियस या 25-26 के मिड से हटा। ठीक है, अब हट गया, लेकिन कुछ कुछ पॉलिसीज पर है। तो अगर प्रीमियम पे जीएसटी लगा हुआ है, पॉलिसी इशूड है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, तो हम प्रीमियम कौन सा वाला लेंगे, प्रीमियम जो हम लेंगे यहाँ पर प्रीमियम कंसीडर जो हम करेंगे, या एग्रीगेट प्रीमियम जो हम कंसीडर करेंगे, वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला देखेंगे। मतलब जीएसटी हटा के हम प्रीमियम का अमाउंट देखेंगे, 10% लिमिट या 15% लिमिट को चेक करने के लिए, या 5 लाख की अमाउंट वाइज लिमिट को चेक करने के लिए हम जो प्रीमियम देखते हैं ना, वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम वो 5 लाख की लिमिट देखें या 10% या 15% चेक करेंगे, वो लिमिट जीएसटी कंपोनेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब जीएसटी एक्सक्लूड करके हम प्रीमियम का अमाउंट देखेंगे, वो 5 लाख की लिमिट के लिए भी और 10% 15% की लिमिट के लिए भी। ठीक है, चलिए अब एक बात और समझिए, कई बार क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, जिसका पैसा क्या होता है, उस पर्सन की डेथ के बाद मिलता है, मतलब डेथ पर ही मिलता है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगेन उसका मैच्योरिटी प्रोसीड डेथ पर ही मिलता है, डेथ पर ही मिलता है, तो ये एग्जम्प्ट होगी। 1010D में इसकी मैच्योरिटी प्रोसीड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड का पैसा डेथ पर ही मिलता है, इसलिए वो मैच्योरिटी प्रोसीड का पैसा 1010D में एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, तो एग्जम्प्ट ही होगा इस केस में, 1010D में ये एग्जम्प्ट ही होगा, प्रीमियम कितना भी हो। मतलब वो लिमिट से ज्यादा है तब भी, 5 लाख से ज्यादा था प्रीमियम तब भी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड हर हाल में एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, उस पर 10% और 15% वाली लिमिट भी चेक नहीं करेंगे, 5 लाख वाली लिमिट भी चेक नहीं करेंगे। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हमेशा याद रखो, वो डेथ पर ही पैसा मिलता है, और ऊपर भी बात हो रखी थी, डेथ पर पैसा मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड तो हर हाल में एग्जम्प्ट ही होती है 1010D में। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर कि अगर मल्टीपल पॉलिसीज हो, दोबारा से सुनो ये प्रोविजन, दोबारा से सुनो, अगर एसएससी ने मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है, तो और सारी पॉलिसीज का एग्रीगेट करेंगे, एनुअल प्रीमियम सारी पॉलिसीज का एग्रीगेट करेंगे, अगर वो 5 लाख को एक्सीड हुआ तो भी
एग्जम्पशन मिल सकता है। एसएससी को उन मल्टीपल पॉलिसीज में से कॉम्बो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिन जिन पॉलिसीज का एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख को एक्सीड नहीं हुआ, उनकी मैच्योरिटी प्रोसीड पर एग्जम्पशन स्टिल मिल जाएगा। ये बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला था ना, इस पर मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। ये वाला प्रोविजन समझाने के लिए मैं आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल, 4 पॉलिसीज है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्स ए बी सी, चारों की चारों आप चेक कर लीजिए, इनकी डेट ऑफ इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 है। यस, अब इनका एनुअल प्रीमियम दे रखा है, सबका इंडिविजुअल प्रीमियम दे रखा है और इनका सम अश्योर्ड भी दे रखा है। पहले तो चेक कर लो ये वो 10% की लिमिट के अंदर है कि नहीं। तो जो प्रीमियम है हम चेक करते हैं कि हाँ 10% लिमिट के अंदर है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि हम 10% लिमिट की कंप्लेक्स कर रहे हैं। 10% लिमिट से ज्यादा किसी भी ईयर में एनुअल प्रीमियम नहीं भरा गया, ठीक है। मतलब 10% लिमिट की तो कंप्लेक्स हो रही है। अब मैच्योरिटी का पैसा मिला, पॉलिसी एक्स का मैच्योरिटी प्रोसीड मिला 50 लाख और बाद में अगले साल 1 नवंबर 2034 में एबीसी 3 पॉलिसीज का पैसा मिला, ठीक है। तो सुनिए, अब एसएससी की मल्टीपल पॉलिसीज है, एसएससी को कॉम्बो बनाना पड़ेगा। कॉम्बो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। 10% लिमिट तो हमने चेक कर ली, प्रीमियम कभी भी किसी ईयर का एनुअल प्रीमियम 10% लिमिट से ज्यादा नहीं भरा गया है, ठीक है। तो 10% लिमिट तो हमने चेक कर ली। अब हमको वो अमाउंट वाइज 5 लाख की लिमिट चेक करनी है जो एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पे लगती है, ठीक है। तो अब सुनिए, अब फटाफट सुनिए, हम पॉलिसी सी के बारे में इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। इसका इंडिविजुअल प्रीमियम ही 6 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है। इसका इंडिविजुअल प्रीमियम ही 6 लाख है, मतलब 5 लाख से ज्यादा है। तो इसकी मैच्योरिटी प्रोसीड पर एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। इसकी मैच्योरिटी प्रोसीड 70 लाख टैक्सेबल होगी, बट ध्यान रखना पूरी टैक्सेबल नहीं होगी। पूरी टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए हमने वो रूल पढ़ा था, रूल 11 UACA। पूरी मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल नहीं होगी, उसमें से वो प्रीमियम पेड जितना डिडक्शन हमने नहीं लिया था एटीसी में वो लेस हो जाएगा, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वही टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पॉलिसी सी की मैच्योरिटी प्रोसीड तो टैक्सेबल होगी ही, क्योंकि हमने उसका इंडिविजुअली प्रीमियम देख लिया 5 लाख से ऊपर है, तो 6 लाख है, तो इसकी तो मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगी ही, इसकी तो टैक्सेबल होगी ही। तो मैं यहां लिख देता हूं पॉलिसी सी के ऊपर ये तो टैक्सेबल ही है, ठीक है। अब कॉम्बो बनाते हैं, देखो कॉम्बो बनाते हैं, पॉलिसी एक्स और ए का कॉम्बो बनाते हैं, पॉलिसी एक्स और ए का कॉम्बो बनाते हैं। एक्स का प्रीमियम है 4.5 लाख और ए का है 1 लाख, एग्रीगेट किया 5.5 लाख हो गया। एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम इस कॉम्बो एक्स और ए का 5.5 लाख हो गया, 5 लाख से ज्यादा हो गया तो एग्जम्पशन अभी नहीं मिलेगा हमको। अब हम दूसरा कॉम्बो बनाते हैं, अब हम कॉम्बो बनाते हैं पॉलिसी ए और बी का। पॉलिसी ए का प्रीमियम है एनुअल 1 लाख और बी का 1.5 लाख, एग्रीगेट किया 2.5 लाख हुआ, ठीक है। ए और बी को कंसीडर कर रहे हैं, उसका ही एग्रीगेट करके देख रहे हैं, 1 लाख और 1.5 लाख, टोटल बना 2.5 लाख, ठीक है। तो ये टोटल बना आपका 2.5 लाख। तो 5 लाख से ज्यादा नहीं है ए और बी का एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो इस केस में पॉलिसी ए और बी पर एग्जम्पशन मिल सकता है मैच्योरिटी प्रोसीड पर। तो इस केस में मैं एग्जम्पशन ले लूंगा, पॉलिसी ए और बी एग्जम्प्ट हो जाएंगी और एक्स और सी टैक्सेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो कॉम्बो में इस केस में सिर्फ ए और बी का ही बना पाया। तो कॉम्बो बना लेंगे ए और बी का, उनका एग्रीगेट प्रीमियम हम क्या करेंगे, इतनी मल्टीपल पॉलिसीज है उसमें गवर्नमेंट हमको सेट बनाने दे रही है, कॉम्बो बनाना अलाउ कर रही है। तो मैंने क्या किया, ए और बी पॉलिसी का कॉम्बो बनाया, उनका जो प्रीमियम था वो एग्रीगेट करके देखा, 1 लाख और 1.5 लाख, टोटल बना 2.5 लाख, 5 लाख के अंदर है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन कॉम्बो में मैं एक्स पॉलिसी का प्रीमियम अगर इंक्लूड करता हूं तो वो 5 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में एक्स वाली पॉलिसी जो है उसका भी मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगा और सी का तो टैक्सेबल है ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी ऑप्शन मैं कंसीडर करता हूं। इस केस में ऑप्शन मेरे को चेक करने पड़ेंगे। सुनो, दोबारा मैं बोलता हूं, सी पॉलिसी का इंडिविजुअल प्रीमियम ही आपका 6 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है, तो सी पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड तो टैक्सेबल होगी,
हाँ, पूरी नहीं होगी, वो उसकी टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन एज पर रूल 11 यूएसीए के हिसाब से होगी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैं एक्स को पॉलिसी को कंसीडर करता हूं, इसका प्रीमियम 4.5 लाख है जो कि 5 लाख के अंदर है, इसकी मैच्योरिटी प्रोसीड में एग्जाम्प्ट कराऊंगा, तो उस केस में मेरा ए और बी का प्रीमियम मैं इस कॉम्बो में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं एक्स के लिए एग्जाम्पशन ले रहा हूं तो फिर सी तो टैक्सेबल हर हाल में, उसका इंडिविजुअल प्रीमियम ही 6 लाख है। बी और सी कॉम्बो में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इस कॉम्बो में एक्स के साथ इंक्लूड करूं, जैसे सपोज एक्स के लिए इस कॉम्बो में मैं ए वाला प्रीमियम भी इंक्लूड करूं, 5.5 लाख हो जाएगा, 5 लाख से ज्यादा कॉम्बो बन नहीं पाएगा। अब मैं सोचूं, चलो मैं एक्स के लिए तो एग्जाम्पशन लेना चाह रहा हूं, बी को इस कॉम्बो में डालता हूं, तो एक्स और बी का एनुअल प्रीमियम 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख और 1.5 लाख, ये हो जाता है 6 लाख एग्रीगेट। तो ये बी इस कॉम्बो में इंक्लूड नहीं हो पाएगी। तो अब कॉम्बो ऑप्शन सेकंड में क्या बनता है कि मैं ये एक्स को ही कंसीडर करूं, इसका प्रीमियम 5 लाख के अंदर है, तो इसकी मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जाम्प्ट हो जाएगी एज पर रूल 11 यूएसीए के हिसाब से, और इस ए और बी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल करा देता हूं। सी तो टैक्सेबल है ही है, ए और बी को टैक्सेबल करा देता हूं, क्योंकि मैं इस केस में एक्स की मैच्योरिटी प्रोसीड को एग्जाम्प्ट कराऊंगा, क्योंकि एक्स का जो प्रीमियम है एनुअल वो 4.5 लाख है, 5 लाख के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट इस तरीके से कॉम्बो बनाकर एग्जाम्पशन क्लेम करना अलाउ कर रही है। तो समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में 4 पॉलिसीज है, एक्स एबीसी। देखो सारी पॉलिसीज इशूड हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। ठीक है, अब हम दोबारा चेक करते हैं, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि सबका प्रीमियम 10% लिमिट के अंदर है कि नहीं। तो पॉलिसी एक्स का प्रीमियम पेड सम अश्योर्ड के 10% के अंदर है, इसका भी 10% के अंदर है, इसका भी 10% के अंदर ही है, इसका भी 10% के अंदर ही है। 10% एग्जैक्ट है, यहां पर तो एक्सीड तो नहीं करना है। हाँ, तो 10% लिमिट की तो हम कंप्लायंस कर रहे हैं। अब अमाउंट वाइज लिमिट 5 लाख एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 5 लाख की लिमिट चेक करते हैं हम। 10% की लिमिट हमने चेक कर ली, 5 लाख की हम एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पर लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, तो अब कॉम्बो अगर हम बनाते हैं, अगर देखो सी के लिए दोबारा बोलूंगा, उसका तो इंडिविजुअली ही प्रीमियम 6 लाख से ऊपर हो गया, 6 लाख है, 5 लाख से ऊपर हो गया, तो सी पर तो हर हाल में टैक्सेबल होगी, सी को मैं हर हाल में टैक्सेबल करूंगा। अब बात करते हैं एग्जम्पशन के लिए मैं कॉम्बो बनाऊं, किसका बनाऊं, एक्स और ए का बनाऊं, एक्स और बी का बनाऊं। ठीक है, तो चेक करते हैं, कॉम्बो बनाने की ट्राई करते हैं। अब सुनिए, अगर मैं एक्स और ए का कॉम्बो बनाता हूं, उनका प्रीमियम एग्रीगेट करके देखता हूं, 2.5 लाख और 2 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख को एक्सीड नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला कॉम्बो मेरा होगा, मैं एग्जाम्पशन लूंगा एक्स और ए पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड पर। इस कॉम्बो में मैं बी को इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बी को जैसे इंक्लूड करूंगा 2.5 लाख, तो इसका ही एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 4.5 लाख हो रहा था, इसमें मैं 2.5 लाख इंक्लूड करूंगा तो वो एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से बढ़ जाएगा। तो इसमें मैं बी पॉलिसी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल एग्रीगेट नहीं करूंगा, और मैं कॉम्बो बनाऊंगा सिर्फ एक्स और वाई पर। एक्स और ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जाम्प्ट कर लूंगा, तो बी का मेरे को टैक्सेबल बताना पड़ेगा, मैच्योरिटी प्रोसीड बी का टैक्सेबल बताना पड़ेगा, सी का तो वैसे ही टैक्सेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं कॉम्बो ऐसे नहीं बनाऊं, कॉम्बो में बनाऊं एक्स और बी का 2.5 लाख 2.5 लाख एग्रीगेट किया, 2.5 लाख 2.5 लाख, 5 लाख 5 लाख को एक्सीड नहीं हुआ, 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख को एक्सीड नहीं हुआ, तो यहां पर मैं एक्स और बी का भी कॉम्बो बना सकता हूं। ठीक है, उस केस में ए और सी का मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगा। फिर तीसरा ऑप्शन मेरे पास और है, ऑप्शन बना रहे हम यहां पर। ठीक है, ऑप्शन बना रहे हैं। अब सुनिए, क्या एसएससी ए और बी का कॉम्बो बना सकता है? 2 लाख और 2.5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के अंदर है एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम, तो यस ए और बी का भी कॉम्बो बन सकता है, और ए और बी का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो उस केस में एक्स और सी का टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सी का तो हर हाल में टैक्सेबल है, तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो एसएससी कॉम्बो बना सकता है, जोड़ी बना सकता है कि मेरे पास मल्टीपल पॉलिसीज है, मैं कॉम्बो बनाकर चेक करूंगा कि इसका कॉम्बो मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है कि। अब ध्यान से सुनना, ये जो टैक्सेबल है ना,
इस केस में टैक्सेबल तीनों ऑप्शन में कंसीडर करूंगा कि कितना टैक्सेबल होगा, और वो टैक्सेबल अमाउंट आपको ध्यान है एज पर रूल 11 यूएसीए के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ये रूल किसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, और आपको ये प्रोसीजर बताया कि आप हर ऑप्शन में टैक्सेबल अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो मैं हर सिचुएशन में, हर ऑप्शन में यहां टैक्सेबल अमाउंट देखूंगा। जिस ऑप्शन में मेरा टैक्सेबल अमाउंट लोअर आ रहा होगा वो ऑप्शन में सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में मेरा टैक्सेबल अमाउंट लोअर आ रहा होगा वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब सुनिए एग्जांपल नंबर 3 फटाफट। यहां पर एसएससी के पास 5 पॉलिसीज है, एक्स वाई एबीसी, 5 पॉलिसीज है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं वो 10% की लिमिट चेक कर लेते हैं। सम अश्योर्ड का 10% से ज्यादा एनुअल प्रीमियम नहीं भरा गया है किसी भी एक इंडिविजुअल पॉलिसी का। ये 10% लिमिट हमें इंडिविजुअल पॉलिसी भी देखनी है, और हाँ वो 5 लाख की लिमिट हमको एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम पे चेक करनी होती है। ठीक है, अब यहां पर कॉम्बो क्या क्या बन सकते हैं, देखो चेक करो पहले सारी पॉलिसी से ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 ले रखी है। हाँ, तो अब देखो मैं कॉम्बो बनाना चालू करता हूं, एक्स और वाई का बनाता हूं, 2 लाख प्रीमियम एग्रीगेट 4 लाख, 5 लाख के अंदर है। तो यस, अगर मैं एक्स और वाई की मैच्योरिटी प्रोसीड पर एग्जाम्पशन लेता हूं तो मुझे एबीसी टैक्सेबल करनी पड़ेगी। सी तो हर हाल में टैक्सेबल है क्योंकि उसका इंडिविजुअल प्रीमियम ही 5 लाख से ऊपर है, 6 लाख है, तो वो तो टैक्सेबल हर हाल में है। हर ऑप्शन में सी की मैच्योरिटी प्रोसीड तो टैक्सेबल होकर रहेगी। अब सुनिए और कॉम्बो बनाता हूं, सेकंड ऑप्शन में कॉम्बो बनाता हूं वाई और ए का, 2 लाख 4 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो हाँ इसका भी कॉम्बो बन सकता है, वाई और ए की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जाम्प्ट कराऊं तो उस केस में टैक्सेबल होगी मैच्योरिटी प्रोसीड एक्स और बी की। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन मेरा, मैं अगर कॉम्बो बनाऊं वाई और बी का कॉम्बो बनाता हूं अगर, तो उस केस में वाई और बी का अगर कॉम्बो बनाता हूं तो 2 लाख और 3 लाख, प्रीमियम कितना है 2 लाख और 3 लाख, एग्रीगेट किया 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इनका भी कॉम्बो बन सकता है। तो एक्स और बी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक वाई और बी की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो वाई और बी की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो एक्स और ए की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगी, सी के तो वैसे ही टैक्सेबल है। अब फिर कॉम्बो बनाता हूं कि ए और बी का कॉम्बो बनाता हूं, इनका प्रीमियम एग्रीगेट किया 2 लाख 3 लाख 5 लाख, टोटल एग्रीगेट 5 लाख से एक्सीड नहीं हुआ। ठीक है, तो इनका भी कॉम्बो बन सकता है और ए और बी की मैच्योरिटी प्रोसीड हो जाएगी एग्जाम्प्ट, और उस सिचुएशन में एक्स और वाई को मेरे को टैक्सेबल बताना पड़ेगा, उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड मेरे को टैक्सेबल बतानी पड़ेगी। बट हाँ, ये टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन एज पर रूल 11 यूएसीए के हिसाब से होगी। ठीक है, तो जहां पर भी टैक्सेबल लोअर आ रहा होगा वो मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब एग्जांपल नंबर 4 फटाफट समझते हैं, ध्यान से सुनिए। मिस्टर आकाश के पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए और बी जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर ना तो वो 10% की लिमिट लगती है ना 5 लाख की लिमिट लगती है। क्यों? टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा ऑलवेज डेथ पर मिलता है, तो इसलिए इस पर लिमिट चेक करनी नहीं है। इसका जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड होगा वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, तो इस पर तो 1010 डी का एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर तो एग्जम्पशन मिलेगा ही। अब बात करते हैं, ये जो पॉलिसी एक्स है ये 1 अप्रैल 2017 की ली हुई है, तो 5 लाख वाली लिमिट है ना सिर्फ उन्हीं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लगती है जो ली गई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। तो इस पर पॉलिसी एक्स पर तो ये 5 लाख की लिमिट लगेगी नहीं, हाँ 10% लिमिट लगेगी। बट सुनिए, अब यहाँ पे तो जीएसटी भी दे रखा है, अब इसको मेरे को इग्नोर करना पड़ेगा। हम प्रीमियम कौन सा कंसीडर करेंगे, जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है वो वाला प्रीमियम कंसीडर करेंगे 10% की लिमिट के लिए भी, और अगर 5 लाख की भी लिमिट लग रही है तो उसके लिए भी हम प्रीमियम कौन सा कंसीडर करेंगे, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो चेक कर लू मैं सम अश्योर्ड कितना है, सम अश्योर्ड का 10% लिमिट के अंदर प्रीमियम भरा गया है, इसलिए ये पॉलिसी एक्स की मैच्योरिटी प्रोसीड भी एग्जम्प्ट होगी 1010 में। अब सिर्फ पॉलिसीज वाई जेड और ए का सोचना है। कॉम्बो बना के चेक करते हैं, अगर मैं कॉम्बो बनाता हूं, देखो एक्स और बी एग्जाम्प्ट है,
एक्स और बी की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब सिर्फ हमें वाई, जेड और ए का सोचना है। अब सुनिए, अगर मैं वाई और जेड का कॉम्बो बनाता हूं, इनका एग्रीगेट प्रीमियम 3 लाख, 2 लाख एग्रीगेट हुआ 5 लाख, तो मैंने इस पर कॉम्बो बनाया। किस पे कॉम्बो बनाया मैंने? देखो, एक्स और बी तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, इसकी तो बात हो गई। अब मैं अगर कॉम्बो बनाता हूं वाई और जेड का पर एग्जाम्पशन ले लूंगा, इसका एग्रीगेट प्रीमियम मेरा 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इनका मैच्योरिटी प्रोसीड अगर मैं एग्जाम्प्ट कराऊं तो ए की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल होगी। ए की मैच्योरिटी प्रोसीड उस केस में मुझे टैक्सेबल बतानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है, अगर मैं कॉम्बो बनाऊं जेड और ए का, उनका प्रीमियम मैं एग्रीगेट करके देखूं 2 लाख, 2.5 लाख, टोटल हुआ 4.5 लाख, वो 5 लाख के अंदर है, तो उस केस में मैं जेड और ए का भी कॉम्बो बना सकता हूं, उस पर मैच्योरिटी प्रोसीड पर मैं एग्जम्पशन ले लूंगा, तो उस केस में मुझे वाई की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बो बना सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन में इस एग्जांपल में एक और बात दे रखी है, क्या आंसर चेंज हो जाएगा अगर मिस्टर आकाश ने पॉलिसी ए सरेंडर कर दी थी और उस पर एग्जम्पशन ले ही लिया था? अच्छा, पॉलिसी ए की मैच्योरिटी प्रोसीड पर एग्जम्पशन ले लिया था, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है पता है? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है पॉलिसी ए पर एग्जम्पशन ले ही लिया था, अगर इसका मतलब एसएससी मिस्टर आकाश ने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया, पॉलिसी ए पर एग्जम्पशन ले लिया, तो उस केस में ऑप्शन कहने का मतलब वो ऑप्शन सेकंड में गया, तो उसको पॉलिसी वाई की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल करानी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। इंटरेस्ट जो मिलता है सिक्योरिटीज पर, वो ड्यू डेट के दिन माना जाएगा, वो डेली बेसिस पर अक्रू नहीं मानेंगे। तो ड्यू कब मानेंगे? उस सिक्योरिटी के ऊपर जो ड्यू डेट दे रखी है। जैसे मान लीजिए किसी सिक्योरिटी पर ड्यू डेट दे रखी है कि इस पर इंटरेस्ट मिलेगा साल में 2 बार, 30 सितंबर को और 31 मार्च को, तो उसी दिन इंटरेस्ट ड्यू माना जाएगा, डेली बेसिस पर नहीं माना जाएगा। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो 13 करते हैं ना, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, उसमें हम एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट करते हैं, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इनकम टैक्स में रिलेवेंट नहीं है। जो ड्यू डेट है उसी दिन इंटरेस्ट ड्यू माना जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिक्योरिटी सेल की गई कम इंटरेस्ट बाय सेलर टू बायर, तो उस सिचुएशन में जो कम इंटरेस्ट वाला पैसा है वो उन सिक्योरिटीज का सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। ठीक है, अब एक और बात समझिए, अगर कोई सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू हुआ, पब्लिक इशू कब हुआ? फॉर एग्जांपल पब्लिक इशू हुआ 1 मई को, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट की फर्स्ट ड्यू डेट आ गई 30/6। ठीक है, तो 30/6 है ड्यू डेट, और मान लीजिए 31 दिसंबर है, 2 ड्यू डेट है, मतलब इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून को मिलेगा और 31 दिसंबर को मिलेगा, 6 महीने का। लेकिन सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू कब हुई? सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू 1 मई को हुई, तो 30 जून को पहला जो इंटरेस्ट मिलना है, क्या वो 6 महीने का मिलेगा? इस केस में इंटरेस्ट 6 महीने का नहीं मिलेगा, जो 30 जून को मिलना है वो 2 महीने का ही मिलेगा, मई और जून का। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरेस्ट कब से मिलेगा? डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 मई से, फर्स्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 30 जून, तो 1 मई से 30 जून तक का इंटरेस्ट, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को। समझे बात? अब कुछ सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट सेक्शन 10 क्लॉज 15 में एग्जाम्प्ट होता है, जैसे 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, नेशनल रिलीफ बॉन्ड इनका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड इनका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 इनका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में इशू हुए उनका इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है। और सबसे खास बात सुनिए, पोस्ट ऑफिस में अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, अगर वो इंडिविजुअल नेम में ओपन किया है, तो वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मैक्सिमम 3,500 तक एग्जाम्प्ट होगा, और अगर ज्वाइंट अकाउंट में ज्वाइंट नेम में अकाउंट ओपन किया है तो 7,000 रुपए तक का पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होगा। सिर्फ एक्सेस है वो टैक्सेबल होगा। और रेलवे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो रेलवे बॉन्ड इश्यू करे, उसका इंटरेस्ट भी सेक्शन 10 क्लॉज 15 में एग्जाम्प्ट है। अब हम समझते हैं सेक्शन 57 अदर सोर्सेस सेट में जो इनकम टैक्सेबल हुई है उस पर डिडक्शन कितना क्लेम किया जा सकता है। स्पेसिफिक इनकम पर हम पहले स्पेसिफिक डिडक्शंस समझेंगे। तो अगर डिविडेंड इनकम है या यूनिट्स पर इनकम है, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड है उसकी यूनिट्स है उस पर इनकम है, तो ध्यान से सुनना, अगर ये शेयर्स या यूनिट्स आपने लोन के पैसे से खरीदे तो इसका सिर्फ इंटरेस्ट ही अलाउ होगा और कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस ही अलाउ होगा।
और वो भी ग्रॉस इनकम का ज्यादा से ज्यादा 20%। ठीक है, ये 20% की लिमिट डिविडेंड के लिए इंडिविजुअली देखेंगे और इस इनकम ऑन यूनिट्स के लिए इंडिविजुअली अलग देखेंगे। तो ग्रॉस इनकम का मैक्सिमम 20% इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ होगा और इन इनकम में से सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंस ही अलाउ होगा और कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अब एक हमने पढ़ा था डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F वाला, वो बायबैक पर जो कंसीडरेशन मिलता है उसमें से कोई एक्सपेंडिचर अलाउ होगा ही नहीं, इवन इंटरेस्ट का भी नहीं। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल बात, उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। ये इनकम है, इस इनकम के अगेंस्ट हम कौन सा खर्चा लेस कर सकते हैं? अगर किसी को रीजनेबल रेम्युनरेशन या कमीशन पे किया तो वो हम लेस कर सकते हैं एक्सपेंडिचर के रूप में, या हमने प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह किराए पर दी थी तो पीजीबीपी हेड में जो डिडक्शन हमने सेक्शन 30, 31, 32 में लेते हैं, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह के एक्सपेंडिचर, वो यहाँ इनकम कहां टैक्सेबल हो रही है? अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल हो रही है। तो वही डिडक्शन जो सेक्शन 30, 31, 32 वाले हैं वो यहाँ अदर सोर्सेज सेट में सेक्शन 57 में अलाउ होंगे। फिर फैमिली पेंशन की इनकम हुई, एम्प्लॉय की डेथ हुई, उसके फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो फैमिली मेंबर के लिए अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगी, उस पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। लेकिन अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है सेक्शन 115 बीएससी, तो उस सिचुएशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? फैमिली पेंशन का 1/3 और 25,000 विच एवर इज लेस। मतलब यहां 15,000 की जगह 25,000 हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा था कंपनसेशन मिला, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, कंपनसेशन मिला, इंटरेस्ट मिला उस पर, क्योंकि कंपनसेशन गवर्नमेंट ने देरी से दिया तो इंटरेस्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा अदर सोर्सेज सेट में रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होता है, तो उसके इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, वो इंटरेस्ट का सीधे सीधे फ्लैट 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, इसलिए इस पर और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जनरल डिडक्शन और भी इनकम जो अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल हो रही है, वो उसको कमाने के लिए एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर किया तो वो एक्सपेंडिचर वो उस इनकम के सामने लेस कर सकता है, डिडक्शन क्लेम कर सकता है। बस कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और होली और एक्सक्लूसिवली उस इनकम को कमाने के पर्पज से किया गया होना चाहिए। बट हाँ, गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना रखा है सेक्शन 14 कैपिटल ए, एग्जम्प्टेड इनकम को अर्न करने के लिए किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं हम टैक्सेबिलिटी ईयर समझते हैं। देखो, जो नॉर्मल डिविडेंड होता है ना, नॉर्मल डिविडेंड वो डिक्लेरेशन ईयर में टैक्सेबल होता है, फाइनल डिविडेंड, और डीम डिविडेंड जो भी हमने सारे पढ़े वो डिक्लेरेशन ईयर या पेमेंट ईयर में टैक्सेबल होंगे, और इंटरिम डिविडेंड पता है रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा, और वो जो इंटरेस्ट मिला कंपनसेशन पर वो भी रिसिप्ट ईयर में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा अदर सोर्सेज हेड में जो भी इनकम फॉल करती है उसके लिए एसएससी को मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो या तो कैश मेथड ऑप्ट कर सकता है या मर्केंटाइल मेथड, बट उन्होंने जो भी मेथड ऑप्ट किया है अदर इनकम के रेस्पेक्ट में वो उनको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब टीडीएस की रेट का कुछ समझ लेते हैं। हमने पढ़ा कैजुअल इनकम अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होती है, तो जो पेयर होगा टीडीएस काटेगा क्या? तो ऐसी कैजुअल इनकम जो टैक्सेबल है और पेयर उस पर टीडीएस काटेगा, वो कौन सी इनकम है? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, और गैम्बलिंग, बेटिंग, और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ये कैजुअल इनकम है। हाँ, तो टैक्सेबल है अदर सोर्सेज हेड में, और पेयर इस पे टीडीएस भी काटेगा 30% की रेट से, और इसके हम टीडीएस के सेक्शन हम टीडीएस चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्शन 194B, 194BA, 194BB। ठीक है, अच्छा, कुछ कैजुअल इनकम टैक्सेबल तो है बट उसपे पेयर टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है, तो जैसे रेसेस अदर देन हॉर्स रेसेस, देखो हॉर्स रेसेस पर तो टीडीएस कटता है, लेकिन रेसेस अदर देन हॉर्सेस, हॉर्स रेसेस जैसे कैमल रेस, कार रेस, इस पर विनिंग का अमाउंट मिला, टैक्सेबल तो है लेकिन टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट मिलता है, टैक्सेबल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट मिला, टैक्सेबल है, बट हाँ टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट चाहे वो लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल भी है और उस पर टीडीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है, 10% टीडीएस करता है, उस पर हम टीडीएस का सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 193। अब हम बात करते हैं ग्रॉसिंग ऑफ सिस्टम भी लगता है, पता है, देखो टीडीएस कट के मिला, जैसे 1 लाख की इनकम हुई उस पर 30% टीडीएस कट गया तो बैलेंस 70,000 ही मिला हाथ में। अदर सोर्सेज हेड कहता है आपको कि आपको इनकम ग्रॉस अप करके
अदर सोर्सेज हेड में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इन हैंड 70,000 मिला, टीडीएस 20,000 कट चुका था, तो ग्रॉस अप कर देंगे पूरा 1 लाख अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। ये टीडीएस चैप्टर में सेक्शन 198 है, उसके वजह से ऐसा ट्रीटमेंट होगा। तो जो ग्रॉस इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी ग्रॉस है, उसको ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अगर नेट इंटरेस्ट गिवन है तो उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। ग्रॉस करने के क्या तरीके होंगे? नेट इंटरेस्ट दे रखा है, अगर टीडीएस कितना कटा उसका अमाउंट दे रखा है तो जोड़ देंगे तो ग्रॉस इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर नेट इंटरेस्ट दे रखा है लेकिन टीडीएस की रेट हमको पता है सिक्योरिटीज पर 10% है, तो हम क्या करेंगे? नेट इंटरेस्ट इंटू 100/100 माइनस टीडीएस रेट, तो नेट इंटरेस्ट ग्रॉस इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको सिर्फ ग्रॉस इंटरेस्ट ही अदर सोर्सेज हेड में रिपोर्ट करना होता है। अब बात करते हैं एक स्पेशल, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट रेट दो टाइप की होती है। इंटरेस्ट रेट दो टाइप की होती है, एक है लेस टैक्स, दूसरा है टैक्स फ्री। ठीक है, तो लेस टैक्स का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। लेस टैक्स का मतलब है ग्रॉस और टैक्स फ्री का मतलब है नेट। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट मेरी ग्रॉस है यानी लेस टैक्स है, तो सिक्योरिटीज की पेड अप वैल्यू पर मैं वो रेट अप्लाई करूंगा तो ग्रॉस इंटरेस्ट ही आएगा। टैक्सेबल बता दूंगा अदर सोर्सेज हेड में। फिर अगर इंटरेस्ट रेट टैक्स फ्री है मतलब नेट है, तो अगर मैं वो सिक्योरिटीज की पेड अप वैल्यू पे वो रेट अप्लाई करूंगा तो मेरे नेट इंटरेस्ट आएगा। नेट इंटरेस्ट आएगा, मेरे को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ग्रॉस अप करने के दो तरीके हो सकते हैं। नेट इंटरेस्ट में अगर मैं टीडीएस अमाउंट जोड़ दूं तो ग्रॉस इंटरेस्ट आ जाएगा, या नेट इंटरेस्ट को मैं ग्रॉस इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? नेट इंटरेस्ट इंटू 100/100 माइनस टीडीएस रेट, तो ये नेट इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा ग्रॉस इंटरेस्ट में। तो जो ग्रॉस अप इनकम है वही अदर सोर्सेज हेड में रिपोर्ट की जाएगी। अब हम समझते हैं अदर सोर्सेज हेड में कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते, वो हमको डिसअलाउ हो जाएंगे सेक्शन 58 में। ठीक है, जैसे अगर एसएससी अदर सोर्सेज हेड में अपने पर्सनल एक्सपेंसेस क्लेम करता है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। या एसएससी ने मान लीजिए कोई किसी को इंटरेस्ट पे किया, सैलरी पे किया, वो उसका एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर का वो डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, लेकिन वो इंटरेस्ट और सैलरी उसने आउटसाइड इंडिया पे किया, आउटसाइड इंडिया पे किया और उस पर उसने टीडीएस का डिफॉल्ट कर दिया। क्या टीडीएस का डिफॉल्ट किया? या तो उस पर टीडीएस काटा ही नहीं या गवर्नमेंट को पे नहीं किया, दोनों डिफॉल्ट में से एक भी डिफॉल्ट हो गया। वो इंटरेस्ट और सैलरी का पेमेंट एसएससी का एक्सपेंडिचर है और वो आउटसाइड इंडिया है, उस पर टीडीएस का डिफॉल्ट कर दिया अगर एसएससी ने, तो ये इंटरेस्ट और सैलरी का एक्सपेंस एसएससी को डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 58 में। अब बात करते हैं जो डिसअलाउंसेस हमने पीजीबीपी हेड में पढ़े थे, 48(1)(a), 48(2), 48(3), 47, 49। जैसे एसएससी ने मान लीजिए सैलरी का पेमेंट किया तो रिलेटिव को पेमेंट कर दिया एक्सेसिव, तो वो जो सेक्शन है 48(2) पीजीबीपी हेड में जो लगता है वो यहां पर एज इट इज लगेगा, बट उसका सेक्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेक्शन 58 में डिसअलाउ हो जाएगा। तो रिलेटिव को अनरीजनेबल पेमेंट करते हैं, पीजीबीपी हेड का सेक्शन 48(2) लगता है। सेम प्रोविजन यहां पर सेक्शन 58 में दे रखे हैं कि अगर कोई खर्चा है रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट कर दिया तो डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 58 में। ठीक है, और 48(3) जैसे एसएससी ने मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट पे किया या सैलरी का पेमेंट किया, कोई भी खर्चा पे किया और उसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा था, स्पेसिफाइड मोड से नहीं किया, तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब इन सेक्शन के डिसअलाउंसेस यहां अदर सोर्सेस हेड पे भी लगेंगे, सेक्शन नंबर बदल जाएगा, सेक्शन 58 में ये डिसअलाउ होंगे। और ये बात हमने पढ़ी ली थी कि कैजुअल इनकम को कमाने के लिए किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 में रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। अब एक बात और समझते हैं, सेक्शन 59 डीम्ड इनकम, ऐसा सेक्शन पीजीबीपी हेड में ही था, पीजीबीपी हेड में भी था सेक्शन 41। ठीक है, तो सेक्शन 41(1) वाले प्रोविजंस जो पीजीबीपी हेड में एप्लीकेबल थे वो अदर सोर्सेस हेड पे भी लगेंगे। तो हमने पीजीबीपी हेड में सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा था? कोई एक्सपेंस है, हमने उसका डिडक्शन एक्सेस क्लेम कर लिया था। ठीक है, अब उसमें से कुछ रिफंड मिला, रिकवरी मिली, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये बात मैं अदर सोर्सेस हेड के कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूं, जैसे एसएससी का कोल्ड स्टोरेज है, उससे कंपोजिट इनकम मिल रही है, वो कंपोजिट रेंट अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल है, बट उस कोल्ड स्टोरेज के कनेक्शन में एसएससी ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया और वो उसने एक्सेस पे कर दिया। एक्सेस जो पे किया बाद में एसएससी को उसका रिफंड मिला। ठीक है, जब एक्सेस पे किया था तब एसएससी ने उसका डिडक्शन ले लिया था। अब वो एक्सेस पेड जो किया उसका रिफंड मिल रहा है, तो वो रिफंड इसको डीम्ड इनकम माना जाएगा, अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा सेक्शन 59 में। चलिए, इसके साथ ही कंप्लीट हुआ आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड का रिवीजन।